हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल की असाइनमेंट अपलोड हो गई है ऐप में, वो शुरू कर दो। उसका विद इन 1-2 days कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। 100 क्वेश्चंस है, ठीक है। मे बी एक पार्ट कल मिल जाए उसका, अबाउट 30-40, जितने मेरे से हो पाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको कर लो, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको 2-3 days में। जितना आप कर चुके हो ना, उससे आपके काफी क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो रह जाएंगे वो तो मतलब डिस्कस करूंगी। टॉपिक आपका वैसे जितना हमने किया है उनसे सारी असाइनमेंट हो जाएगी, ये मतलब है कहने का। चेक कर लेना उसमें ऐप में। देखो, कुछ डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो करने लगे हैं। इक्वेशंस की कह सकते हैं कि जैसे हम ये करते होते हैं कि ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की ना, लाइन की इक्वेशन है। ऐसे ही x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, किसकी इक्वेशन? सर्कल की ना। सर्कल सेंटर्ड एट ए बी, ए कॉमा बी एंड रेडियस आर है जिसका, है ना। कुछ इसी तरह की चीजें हम कॉम्प्लेक्स में करने लगे हैं। तो हेडिंग बना लो, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन 5 मिनट का। आपको मे भी लग सकता है कि थोड़ा बोरिंग है, उसके बाद इंटरेस्टिंग है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही 2D ज्योमेट्री, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वाली ज्योमेट्री, या फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री। देखो, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक पॉइंट है ए, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से मानो रिप्रेजेंट करने z1। जैसे 2,3 पॉइंट है ना, तो उसको 2 + 3 आएगा, उसको z1 बोल दिया। एंड बी z2। तो कैसे लिखी जाती है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन? इनकी डायरेक्ट आपको फॉर्म्स बस ध्यान में रखनी है, और इन पे कोई आलतू फालतू क्वेश्चन बनता नहीं। देखो, 3 तरीकों से मैं बता रही हूँ आपको, कोई भी पूछ ले अगर तो बता पाओगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो पहले आपको बता रही हूँ नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, उसमें कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे आप लिखते हो ना सर्कल की इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसकी इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, r cos थीटा r sin थीटा। तो ये पैरामीट्रिक होगी, इसमें एक पैरामीटर इन्वॉल्व हो गया, या फिर इसकी जगह टी लिख दो, ऐसे कुछ। ठीक है, पैरामीटर इन्वॉल्व हो गया। यहाँ पे पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है, नॉन पैरामीट्रिक। तो ये फॉर्म है, वो डिटर्मिनेंट लेना होता है। डिटर्मिनेंट, किसी चीज के डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल सेट करना। ये कभी भी आपको नहीं आएगा कि निकाल के दिखाओ, कभी भी नहीं आता ऐसे। जस्ट इनकी शक्लें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि ऐसा पूछ लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करना, ये पूछने वाली चीज है ना, ये पेट चीज है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो कैसे लिखते हैं कि z1 एंड z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं?
ऊपर तो क्योंकि जैसे आप 2D में भी इक्वेशन लाइन की लिखते हो उसमें 2 वेरिएबल्स तो आते ही आते हैं, है ना, एक्स एंड वाई वेरिएबल्स तो 2 आते ही हैं, जैसे यहाँ पे आते थे। यहाँ पे वेरिएबल तो कोई आएगा ही आएगा। देखो एक तो आएगा z कॉम्प्लेक्स नंबर, ये लिखना है, एक z बार और यहाँ पे 1, जो 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट होता है ये। बाकी जो 2 रोज होंगी वो क्या होंगी, जैसे ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 बार 1, ऐसे ही z2 बार 1। और क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है और कुछ आलतू फालतू नहीं, ऐसे ही बन सकता है कि ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स व्हाट, और उसमें होगा सर्कल रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, या लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो फिर आप बताओगे कि ये तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन joining the point A and B, represents straight line joining the points Z1 and Z2. ठीक है, अगला देखो पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर मैं बीच में कोई पैरामीटर इन्वॉल्व कर दूं तो लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, 1 माइनस टी z1 प्लस टी z2। इस मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन सा लिखना। इसकी जगह कुछ ऐसा भी लिख सकते थे कि लैम्डा 1 z1 प्लस लैम्डा 2 z2, बस जो साथ में इसके आ रहे हैं ना उनका सम एक होना चाहिए, वो कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो पहले ही इनबिल्ड ही ऐसे लिख देते हैं ताकि देखने में ही लगे कि इनका सम एक है, टी से टी तो कट ही जाना है, ठीक है, इक्वल्स टू जेड। तो अगर ऐसा कहीं मिल जाए, क्वेश्चन में पूछा हो कहीं कि द इक्वेशन z इक्वल टू 1 माइनस टी z1 प्लस टी z2 रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है जॉइनिंग द पॉइंट z1 एंड z2। क्योंकि ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन joining the points लास्ट। एंड ये फिर भी कुछ ठीक है, ऊपर वाले तो फालतू थे। जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी इक्वल टू 0। अगर पूछ लें कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। जहां पे ये जो ए है ना, ए है, देखो पैटर्न से थोड़ा सा नोट कर लो, z के ऊपर बार नहीं है तो a के ऊपर बार है, एंड z के ऊपर बार है तो a के ऊपर बार नहीं है। यहाँ पे a एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा एंड ये जो साथ में b पड़ा है ना कांस्टेंट, ये रियल नंबर होता है। यहीं पे बता देती हूँ कि अगर इसी के साथ z बार भी लगा हो ना तो वो सर्कल होता है, फिर ये सर्कल बन जाता है। एंड ये अगर z बार वाली ये चीज नहीं है, बाकी का हिस्सा है, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन है। अभी तक जो किया उसमें बस ये 2 बातें को ज्यादा ध्यान रखना, और कुछ खास था नहीं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये जो साथ में होती तो फिर वो पूरी इक्वेशन सर्कल होनी थी। सर्कल वाली के बारे में अभी बात करते हैं, 1 मिनट तक करते हैं। मैम पैरामेट्रिक फॉर्म में 1 माइनस टी और टी की जगह कुछ और भी हो सकता है? हाँ कुछ भी ले सकते हैं, पैरामीटर ही है टी, तो कुछ भी ले लो, लेकिन उनका जो सम है, इस ये जो भी लेना चाहते हो आप ले लो, बट उनका सम एक होना चाहिए, 1। ओके मैम।
ठीक है, इसको ना एज अ पॉइंट से बनाते जाओ। अब मैं ऐसे सेकेंड पॉइंट लिख रही हूँ। देखो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, AZ1, Z2, Z3। उनको मैंने जस्ट पॉइंट से नाम दिया है, Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको मैंने नेमिंग दी है कि इसको A पॉइंट से रिप्रेजेंट, B से, C से। तो इससे अगर मान लो ये एक ही लाइन पे नहीं लाई करते तीनों, कोलिनियर नहीं है कहने का मतलब, तो ट्रायंगल तो पक्का बनने वाली है फिर। तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया होगा 1/4। आपको डिटर्मिनेंट लेना है किसका, Z1, Z1 बार 1, Z2, Z2 बार 1। ये भी नहीं पूछते, जस्ट नॉलेज के लिए बता रही हूँ, क्योंकि इसमें अगर पूछ सकते हैं तो ऐसा पूछ सकते हैं। देखो, इफ Z1, Z2 and Z3 are 3 distinct non-collinear, सॉरी नॉन नहीं, उल्टा मैं लिखती हूँ यहाँ पे, कोलिनियर कॉम्प्लेक्स numbers such that A equal to 1/4 Z1, Z1 bar 1, Z2, Z2 bar 1, Z3, Z3 bar 1, then value of A is, ऐसा बन सकता है क्वेश्चन। इधर देखो, पहले ये पढ़ो, 3 पॉइंट्स हो ना आपके पास, तो वहां से बनने वाली ट्रायंगल, 3 पॉइंट से ट्रायंगल तो बनेगी, इनको वर्टिसेस मान के। उस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/4 इस पूरी चीज का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, ये डिटर्मिनेंट भी नोट कर लो क्या है, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पकड़ा, इसको लिखा एज अ फर्स्ट एंट्री, फिर उसका बार यहाँ पे 1, Z2 को पकड़ा, Z2 का बार 1, Z3 को पकड़ा, Z3 बार 1, है ना, 1/4 लगाना भूलना नहीं है। अब यहाँ पे क्या पूछते हैं, यहाँ पूछ रहे हैं कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, फिर तो एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इनसे बनने जीरो वाली, हाँ, इनसे बनने वाली ट्रायंगल एक्चुअली में बन ही नहीं रही है ना। ऐसा होता ना कि ये तीनों अलग अलग होते तो ट्रायंगल बन गई। अब ये पॉइंट उठ के यहीं आ गया, यहीं पे ट्रायंगल तो बनेगी नहीं। तो कहने का मतलब उस ट्रायंगल का एरिया, बीच में कोई एरिया इनक्लोज होगा ही नहीं, शेडेड रीजन आने ही नहीं। ये उछल के इधर ही आ गया ना, है ना, तो चपटी होगी बिल्कुल, ऐसे ट्रायंगल बनी नहीं। एरिया क्या आ गया, 0। ये एरिया के बारे में ही नहीं पूछ रहे, है ना, इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं कि फिर स्टूडेंट को पता है कि नहीं कि इसका मतलब एरिया होता है। इनफैक्ट ये 1/4 ना लगाते, के लगा देते ऐसे कुछ, फिर भी तो मतलब यही था ना, फिर भी तो मतलब यही था ना कि वैल्यू 0 होने चाहिए। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला कोलिनियर है, कोलिनियर है, उससे हमें तो ये समझ आया कि अच्छा एरिया 0, एरिया 0 से हमें तो ये समझ आया 0। बट ये कहाँ से 0 होने वाला है, ये तो 0 होने नहीं वाला, इतना हिस्सा ही 0 होगा ना, हुआ तो चाहे ये के लिखे, कुछ मर्जी लिखे, 1000 लिखे, दो कुछ भी लिखे, मतलब सिर्फ इतना है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। आगे पीछे क्या लिख रहे हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू फर्क नहीं पड़ता, है ना। किस तरह से बन सकता है क्वेश्चन, समझ आता है। यस मैम। मैम पिछली स्लाइड दिखाना, इससे पीछे वाली। नेक्स्ट ही थी मैम शायद, जिसमें आपने एरिया वाला फॉर्मूला लिखा है। ये रहनी चाहिए। यस मैम। ओके मैम। हो गया। यस मैम। अब आगे थोड़ा सा सर्कल की इक्वेशंस भी जान लेते हैं कैसी होती हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल।
ताकि कहीं क्वेश्चन में अगर दी हो तो हमें समझ आ जाए देखते ही। देखो z माइनस जेड नोट मोड इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ना ये है कि ये एक सर्कल है, सर्कल है जिसका सेंटर है ये z नोट पॉइंट विद सेंटर z नोट, एंड ये जो लिखा हुआ है रेडियस क्या है? थोड़ा सा विजुअलाइज कर लो कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो ये z है ना, ये फिक्स थोड़ा है, z नोट कोई फिक्स पॉइंट है ना, ये तो घूम रहा है बेचारा, z नोट कोई फिक्स है। वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका डिस्टेंस z नोट से r ही रहे, ना r माइनस वन, ना r प्लस वन, r से ना ही हल्का सा कम, ना ही r से हल्का सा ज्यादा, r ही रहे, तो वो बेचारा ना बंदा, ये जो घूम रहा है z, ये है घूमने वाला z, बेचारा मजबूर हो जाएगा, इसको ऐसे ही घूमना पड़ेगा, तभी इसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से r ही रहने वाला है ना। तो वो सारे पॉइंट जिनका जिसका इसको ऐसे पढ़ते हैं, यहाँ पे z है ना, वो सारे z जिसका z नोट से डिस्टेंस r है एंड इतना ही रहे, कहीं भी चला जाएगा, ऐसे तो फ्रीडम दे दी तू जहां भी जा, इसका डिस्टेंस यहाँ से r रहना चाहिए, बोलने कोई खुली छूट दी है नहीं, इसको बेचारे को ऐसे ही घूमना पड़ेगा, सर्कल ही बनेगा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये होगी। कहीं ये लिखा हो लेस देन r, इसका मतलब क्या है? इस सर्कल का इंटीरियर, अंदर का हिस्सा है ना, इसका मतलब क्या है? ऑल दोज whose distance from z naught is less than the radius, रेडियस से कम, तो फिर ये आ जाएगा ना इंटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर और इंटीरियर है ये, इंटीरियर ऑफ सर्कल। अगर ग्रेटर का साइन होता तो फिर हम समझ जाएंगे एक्सटीरियर के बारे में बात हो रही है, इससे बाहर के हिस्से, बाहर की दुनिया, इट रिप्रेजेंट्स एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ठीक है, एक तो फिर ये इक्वेशन होगी है ना, तो आपको समझ आई। सर्कल की इक्वेशन में तो एक हमने पहले भी देखी थी, लाइन की इक्वेशन से लिंक किया था जिसको, एक हमने ये भी पढ़ ली है ना, एक तो ये होगी जिसका सेंटर है z नोट, रेडियस है r, एक पहले भी पढ़ी ये वाली z बार, az बार, a बार z प्लस b इक्वल टू 0, यहाँ पे a एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, b एक रियल नंबर है, तो हमें इसका भी ना सेंटर रेडियस पता होना चाहिए, इसका सेंटर क्या है, इसको ना ध्यान से देखो, z बार तो आएगा ही आएगा भाई, a जो भी आए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी आए, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट आए, ठीक है, एंड ये एक रियल नंबर होना चाहिए। सेंटर पता क्या होगा, इसको पकड़ लेना, इसका नेगेटिव कर देना -a, एंड इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, आपको स्क्वायर रूट लेना है, अंदर लिखना है मोड a स्क्वायर माइनस b, एक करके देख लो। आप ना पहले तो मुझे बताओ कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट किसको कर रही है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर्कल को। सर्कल ये ना होता ना फिर बोलते लाइन, ठीक है, अब ये सर्कल है, तो आप कंपेयर कर सकते हो z बार प्लस a z प्लस उसका कॉन्जुगेट पड़ा है a z बार है ना, क्योंकि ये जहाँ पे कॉन्जुगेट होता है वहां पे z क्लिक करनी आता, a z बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल टू 0, यहाँ पे a है हमारा 1 प्लस आयोटा, b है 1, तो सेंटर क्या हो गया -a, मतलब -1 माइनस आइटा, नहीं दिमाग में ऐसे आ रहा है तो इमेजिन करना है, तो -1 कोमा -1 है ना, रेडियस क्या है स्क्वायर रूट ऑफ ए, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मॉड का स्क्वायर, क्योंकि देखो भाई रेडियस बताना है, सेंटर तो एक लोकेशन है, लोकेशन तो चाहे आपकी x प्लस आइटा y में, मतलब 3 प्लस आइटा y आ जाती, 3 प्लस आइटा आ जाती तो समझ जाते 3,1 पॉइंट है, ये तो लोकेशन है, ये कॉम्प्लेक्स में आ जाती तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियस
एक वैल्यू है कि रेडियस 5 रेडियस 6 है। आप ऐसा नहीं बोल सकते रेडियस 2 + 3 आइटा है ना, नहीं, ये चीज लोकेशन बताती है। x + आइटा y इज जस्ट इक्वल टू x, y। रेडियस को तो फिर कुछ रियल नंबर होना चाहिए। वो कैसा होगा, देखो स्क्वायर रूट, यहाँ पे तभी हमने पता क्या लिया, मोड a स्क्वायर ले लिया, क्योंकि अब ये रियल नंबर बन गया। अकेला a होता तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही, तो वो मोड हो गया। मोड मतलब ये चीज है ना, मोड a का स्क्वायर चाहिए ना, तो वो तो फिर 2 बन गया, माइनस b क्या है, 1 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1, रेडियस 1। तो एक्चुअल में ये आपका एक जो गिवन क्वेश्चन था, गिवन इक्वेशन, वो एक सर्कल है जिसका सेंटर, कोई मैसेज कर रहे, विद सेंटर -1, -1 एंड रेडियस 1। ऐसा कुछ भी पूछ नहीं सकते, जस्ट पेपर में आने के लायक चीजें नहीं होती, बट किसी क्वेश्चन में घुमा के कुछ लिखा जा सकता है कि किसको रिप्रेजेंट करते, जस्ट पता होना चाहिए। तो अगर हम इमेजिन करें इसको, तो ये -1, -1 थर्ड क्वाड्रेंट विद रेडियस भी 1। अब ये -1, -1 पॉइंट है, तो इधर से भी 1 यूनिट, इधर से भी 1 यूनिट, एंड डिस्टेंस की बात हो रही है, तो मैं जस्ट विदाउट साइन बोल रही हूँ, एंड रेडियस भी 1 है ना, तो मतलब एक तरह से ना ऐसा सर्कल है जो एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, रेडियस उसका 1 है, कुछ इस तरह से, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैम प्रीवियस लाइन दी है। ओके। देखो सर्कल की 2 इक्वेशन आपने देखी, एक तो ये जो कि पढ़ने में भी आसान, समझने में भी आसान, वो कॉम्प्लेक्स नंबर घूमते रहो, जिसका z नोट से डिस्टेंस आ रहा है, तो वो बेचारों को ऐसे ही घूमना पड़ेगा, तो सर्कल में ना। या फिर एक ये वाली, एक और देख लो, ये 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी हम करते हैं कि मान लो आपको डायमीटर के, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हैं, क्या आप इससे सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो, है ना। तो वैसे ही कुछ केस यहाँ पे है, यहाँ पे है कि आपको डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हैं z1, है ना, ये भी कुछ x1, y1 होगा, जैसे ये है ऐसे ही, एंड z2। तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इफ एंड पॉइंट्स ऑफ diameter are z1 and z2, तो वो देखो z ये लिख लेना पहले, 2 बार लिख लेना, फिर अगर आप इसके ऊपर बार लगा रहे हो, इसके ऊपर ना लगाना, z2 वाले के ऊपर, अगर z2 वाले के ऊपर लगा रहे हो, इसके ऊपर ना लगाना। तो कल को अगर ये पूछना है कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट अ सर्कल whose end points of diameter are z1 and z2। हम इसके बाद सब दिमाग लगाने वाला है, ये थोड़ा सा जरूरी था बताना डायरेक्ट। इसके बाद चीजें मैम आप, द्वारा बताना समझ नहीं आई। ठीक है बताती हूँ। अगर आपके पास बोल रहे हैं कि सर्कल का ना कुछ सेंटर है एंड उसका कोई रेडियस है, तो सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो, हम कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन ऐसा होता है कि ना सेंटर दिया ना रेडियस दिया और बोल रहे हैं सर्कल की इक्वेशन लिखो, बट इनके ऑल्टरनेटिव में पता है क्या दिया हमें कि डायामीटर के एंड पॉइंट्स ये हैं, तो फिर क्या तरीका है कोई सर्कल की इक्वेशन लिखने का। आपके पास एक तरीका है कि सेंटर है, रेडियस है, इक्वेशन लिख सकते हो। अब दूसरा वे कि अगर आपके पास डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं तो डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन, इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हाँ जी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे,
ये z एंड z बार इन्होंने तो आना ही आना है। जैसे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में x एंड y नहीं आते, जैसे मैंने ये लिखा, ये मैंने क्या लिखा है, इट इज अ सर्कल जिसमें x एंड y तो आएंगे ही आएंगे, ए भी एक फिक्स पॉइंट है, चलो ए भी छोड़ो, मैं ऐसे नहीं लिखती। तो ये क्या चीज है, ये एक सर्कल है जिसमें वेरिएबल्स x एंड y तो आएंगे क्योंकि उन्होंने भाई घूमना है, इसमें इन्होंने वेरी करना है। अगर वेरिएबल्स इंक्लूड ना करेंगे तो वो बेचारा एक पॉइंट ही फिक्स रह जाएगा। वेरिएबल्स का मतलब वेरी करो, इसीलिए तो वेरी जब ये करते हैं तभी तो जाके ये घूमते हैं, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज लेते हैं। हम फ्रीडम दे देते हैं जेड को, तो जहां जाना चला जा, है ना, बट इतना ध्यान रखना कि अपना डिस्टेंस इससे फिक्स रखना। तो फिर ये वेरिएबल होते हैं, इसी कारण से इनका पाथ सर्कल बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में 2 वेरिएबल्स तो आएंगे, एक z एंड उसका कॉन्जुगेट, ठीक है। तो आपने ये तो लिखने ही लिखने हैं, जस्ट वे बता रही हूँ कि इनके प्रूफ्स नहीं हम कर सकते, तो ये उसमें हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट वे कैसे बता रही हूँ लिखने का, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने का, कि आप z माइनस z1 लिख लो, z माइनस z2 लिख लो, ऐसी ही सेम चीज फिर से लिख लो प्लस लगा के। फिर आप क्या करना, इस पे कॉन्जुगेट लगा देना। अगर z1 वाले फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग आपने कॉन्जुगेट लगाया, इस पे मत लगाओ, अगली बार z2 वाले पे लगा देना, इस पे मत लगाओ। ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। बोलो, समझ आ गया? यस मैम। ओके, अब इंटरेस्टिंग काम शुरू हो गया। अब आप सोचना स्टार्ट करोगे कि क्या बन सकता है। देखो, हेडिंग बना लो, सम स्टैंडर्ड लोकाई। ये लोकाई का मतलब यही होता है कि रास्ता क्या बनेगा। जैसे मैंने अभी बताया ना, एक छोटी सी चीज यहाँ पे, ये चीज है ना, कि अगर इसको z को, वेरिएबल है ना z, इसको फ्रीडम अगर आप दे रहे हो तो एक कंडीशन भी दे रहे हो कि डिस्टेंस अपना फिक्स रखना, तो रास्ता क्या बनेगा। तो अगर मैं पूछ लूं इस वे में कि लोकस ऑफ या लोकाई ऑफ इसका क्या है, तो आप फटाफट से बोलोगे लोकस, जहां भी लिखा सोचोगे रास्ता क्या बनेगा, कर्व क्या बनेगी, तो कर्व क्या बनेगी, सर्कल। तो पूछ ले लोकाई ऑफ दिस इक्वेशन इज, क्या बनेगा, सर्कल। तो ऐसे ही और देख रहे हैं थोड़े से हम, नया कुछ भी नहीं है, ठीक है, टॉपिक लोकस नया का नहीं क्या है। मतलब होता है मैम? पाथ लोकस का क्या मतलब? लोकस इकट्ठे कहाँ होते हैं, मतलब आप दे दो फ्रीडम, बट एक कंडीशन भी दे दो, उसकी वजह से उस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या रिस्ट्रिक्शन पड़ेगी कि उसे वहीं 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 घूमना पड़ेगा, जहां 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 घूमेगा उसको ट्रेस कर देंगे, तो जो पाथ बनेगा उसको लोकस ही बोल रहे हैं। कर्व ही होगी ना एक तरह की जो बन के आएगी। जैसे मैम जो z माइनस z नॉट लेस देन r था, तो वो इंटीरियर ऑफ सर्कल, वो भी लोकस है? नहीं, वो लोकस नहीं बोल सकते उसको, वो तो लोकस के बाद की बात हुई है कि वो अंदर का हिस्सा है, क्योंकि समझ आती थी। फिर आर, हाँ बोल सकते हो भाई, क्योंकि अगर बोल दे कि हाँ लेस देन आर रहना है तो वो बेचारे इंटीरियर में घूमते रहेंगे, बोल सकते हैं। और करते हैं ओके। ऐसे, जैसे मैं मेन ऊपर लिख देती हूँ क्वेश्चन, व्हाट डज द लोकस ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स represents points represents देखो, all those complex, पढ़ के बता रही हूँ, all those complex number such that जिसका डिस्टेंस z1 से एंड z2 से सेम रहे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा सोचना है आपको। टीचिंग एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते हैं। all those complex numbers, भाई
तूने Ellipse. जाना है घूम तो तू इलिप्स नहीं, इलिप्स कैसे सोचा? सर्कल 2 पॉइंट्स होते हैं ना उसमें। नहीं, फोकाई होते हैं वो। ऐसा नहीं होता, आप इलिप्स बोल रहे हो उसमें। ओके, मैं एक बार आपका डाउट क्लियर कर दूं। इलिप्स बोल रहे हो ना, तो आप आई थिंक ऐसा सोच रहे हो कि Z1 Z2 को तो मैं एज द फोकाई ऑफ इलिप्स बनाऊं एंड वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप अगर आपको लग रहा है इलिप्स, तो मतलब वो जो भी घूमता फिरता पॉइंट है कोई भी, उसका डिस्टेंस इधर से और इधर से सेम तो नहीं होता ना। वो तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इनका सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम लोकाई इक्वल टू 2a लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, PS डैश 2a, ये पढ़ा हुआ है। आप खुद सोचो, पॉइंट ये है, अगर आप बोल रहे हो कि इधर से रास्ता इलिप्स बनेगा, तो आपके कहने का मतलब पता क्या है कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका डिस्टेंस इन दोनों से बराबर है, उसका रास्ता इलिप्स बनेगा। तो इसका मतलब ये भी तो पॉइंट इलिप्स के कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है, ये भी। तो क्या है, इसका डिस्टेंस इधर से और इधर से बराबर है? देखने में ही नहीं बराबर लग रहा, नहीं लग रहा ना बराबर। यस मैम। एक मैं बताती हूँ, फिर थोड़ा सा सोचना आ जाएगा ना। देखो, एक पॉइंट है Z1, एक पॉइंट है Z2, ये तो फिक्स है ही। घूम कौन रहा है? Z। उनके बारे में बताना, वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो, इनको दे दी फ्रीडम, है ना, लिखना मत, कुछ भी समझते जाना कि तुम घूमो, जहां घूमने घूमो। इतना बस ध्यान रखना कि तुम्हारा डिस्टेंस Z1 से एंड Z2 से बराबर रहना चाहिए, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे अदरवाइज, है ना। तो अब ये बेचारा ना इधर चला ना उधर चला, बेचारा सीधा जा रहा है, क्योंकि अब इसको ना पता है कि ना मैं तो इधर होने वाला ना इधर, क्योंकि फिर डिस्टेंस खराब हो जाएगा, है ना। अब ये Z घूम रहा है, ये अब बंदा घूम रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट किया, अब इसका डिस्टेंस था इधर से यानी इधर से सेम था। अब मजाल इसकी कि यहाँ आ जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि फिर इसका अब ये कल को घूम के यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि फिर इसका डिस्टेंस इधर से कम कंपैरेटिवली इधर से ज्यादा हो जाएगा। अब इसको बेचारे को कहाँ जाना पड़ेगा? ऐसे जाना पड़ेगा कि नहीं बताओ? सीधा जाना पड़ेगा ना। यस तो मैम। ये जब जा रहा है, आप इसके पैरों पे कलर लगा दो, तो जहां जहां जाएगा आपको पता चलता जाएगा कि कौन से रास्ते से ये गया है ना। तो फिर वो क्या आएगा, मैं बताऊं मैथमेटिकली क्या स्ट्रेट आएगा? लाइन, स्ट्रेट। इसको क्या हो गया, क्या हो गया था? हाँ, तो फिर क्या आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन joining the points Z1 and Z2। बताओ, ठीक बात नहीं लगती? तो कल को अगर पूछते हैं, मैं कंक्लूड करूंगी अभी, कल को पूछते हैं कि ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका डिस्टेंस Z1 से एंड Z2 से बराबर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? ये तो एक, इट रिप्रेजेंट अ perpendicular bisector of line joining Z1 and Z2। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि जहां जाना है तो चला जा। ये तो बेचारे फिक्स थे, बट तुझे जाना वही है सच दैट तेरा डिस्टेंस इन दोनों से बराबर रहना चाहिए। तो ये हर पल, एक एक पल इस बात को ध्यान रखते हुए बेचारा आगे जा रहा है। तो ये रास्ता बना ना, क्योंकि इसको इसी रास्ते पे चलना है, ये रास्ता बना। तो मैथमेटिकली ये रास्ता आपको क्या लग रहा है? आपको ये नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर? क्यों बोला? क्योंकि ये टेढ़ा तो जा नहीं सकता बेचारा, है ना। तो परपेंडिकुलर बाय सेक्टर क्यों बोला? बराबर रहना चाहिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है लाइन? परपेंडिकुलर बाय सेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। समझ आ गई? बोलो, यस मैम। भूलते तो नहीं? भूलना नहीं है, ऐसे सोच लेना है।
क्योंकि ऐसी बड़ी सारी इक्वेशंस आ जाएंगी, फिर भूलेंगे तो फिर गड़बड़ है काम। ठीक है, इसको इस तरह से थोड़ा सा बोल के ना सोच लेना है कि ऐसे जाने चाहिए, तो फिर उसको यही होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, all those complex numbers whose distance from z1 and distance from z1 bar is the same। एक देखो, ये जहां पे z1 z2 z0 कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो फिक्स है, वेला तो बेचारा ये है, इसमें घूमना है। इसको तो बना लिया करो, जो भी देते हैं z1 बार, इसको बना लो। एंड ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाते हो अगर आप, उसका कॉन्जुगेट फिर एक्स एक्सिस में परछाई होती है, पता है ना आपको? बताओ। यस मैम। अब आप बता सकते हो। इसको अब फ्रीडम तो दे दी है ना, कहने को तो दे दी भी तू जहां जाना है चला जा, बट इतना ध्यान रखना तेरा डिस्टेंस z1 से z1 बार से सेम रहना चाहिए। एक्स तो एक्सिस। इसका क्या बोला? एक्स एक्सिस। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, कि डिस्टेंस z1 और z1 बार से सेम रहना चाहिए। तो फिर अब मजबूरी बन गई कि यही होगी, क्योंकि वैसे ही मिरर की तरह काम कर रहा था। एंड हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस बराबर ही होता है। तो इस सेट का मतलब एक्चुअल में एक्स एक्सिस है ना। ट्यूशन को टीच करता है अगर, तो ट्यूशन कोई या 10th तक आप थोड़ी हवा मार सकते हो क्लास में, बच्चों को बोल के, पता है आपको क्या है ये एक्स एक्सिस है, तो कहेंगे अच्छा ये भी होता है। चलो आगे देखो, ये बताना, all those complex numbers whose distance from z1 and z का z1 से डिस्टेंस, और एक हिसाब से ये अब आप समझो किससे डिस्टेंस पूछ रहा है, बराबर हो। डिस्टेंस तो मतलब माइनस में हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं ना, तो आप इसको ऐसे लिख लो ना, माइनस z1 बार। ठीक है, या फिर आप एक काम ही क्यों नहीं करते, आप एक यही चीज समझ क्यों नहीं लेते सीधा, ताकि बार बार इतना सोचना ना पड़े कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z यहाँ है, z मतलब कि z1 बोल देती हूँ, x1 प्लस आइटा y1, उसका बार यहाँ होगा ना, यहाँ होगा। अगर मैंने इसका माइनस कर दिया, माइनस z1, देखो z1 तो ये है, माइनस z1 क्या होगा, माइनस x1 माइनस आइटा y1, मतलब कि माइनस x1 कोमा माइनस 1 पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ होगा, माइनस z1। ठीक है, और रहेगी फिर इधर वाला, इधर क्या होना चाहिए? आप एक बात बताओ, अगर इसका कॉन्जुगेट लेते हो वो यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास z1 बार x1 माइनस आइटा y1 है, एंड इसका आप इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देते हो, नेगेटिव, तो ये बन गया, तो ये बन गया आपका पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, ऐसा तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो दिस इज माइनस z1 बार। अब इसको आप याद रख लो कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ होगा, और इसका नेगेटिव वाला यहाँ होगा, एंड इसके नेगेटिव वाला यहाँ होगा। ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये एक्चुअल में स्क्वायर बनाते हैं, ये स्क्वायर के वर्टिसेस बनते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना आसान हो जाए। जैसे एक दो, अब इन्होंने क्या पूछा, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका z1 एंड माइनस z1 बार से डिस्टेंस सेम हो, वो क्या होना चाहिए, वो सोचो। वाई एक्सिस। y एक्सिस, y एक्सिस लग रही है, पॉजिटिव। हाँ वो पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ नहीं, पिछली बार कौन सा हमने पॉजिटिव बोला था, वो तो कोई बात नहीं, मिरर है तो मिरर तो एंड तक आएगी मैम। कोई बात, बिल्कुल सही सोचा है आपने, है ना। अब डायग्राम से क्लियर हो रहा है कैसे, देखो वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर घूमना जहाँ घूमो, लेकिन आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर से
एंड उसी के कॉन्जुगेट के माइनस से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, मतलब कि इससे एंड इससे डिस्टेंस बराबर होना। तो देख लो ना, इन दोनों के लिए मिरर कौन काम करेगा, बीच वाला यही ना। ये क्या है, वाई एक्सेस, तो आंसर क्या है, वाई एक्सेस। क्लियर है? Yes, ये ma'am. डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, चौथे का भी जवाब दे देना फिर। ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्टेंस फ्रॉम z1 बार प्लस, नहीं सॉरी, इक्वल टू z प्लस z1 बार। अब देखना किन किन से डिस्टेंस पूछ रही है और सोचना फिर क्या होना चाहिए। यहाँ पे प्लस है, माइनस वाले में लिख लेना। y इक्वल टू x बनेगी मैम। बाकियों को हो रहा है विजुअलाइज या नहीं हो रहा, समझ आ रही है? बताना एक बार। किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो बता दो भाई। अच्छा, थर्ड वन सबको क्लियर है? थर्ड वाई एक्सिस आया, ये सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, चौथा देखो, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बार से, z1 बार से, तो इसका मतलब क्या है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बार से माइनस z1 बार से। तो फिर हमें डायग्राम से समझ आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बार एंड माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर का बार, है ना। तो देखना, कॉम्प्लेक्स नंबर का बार ये रहा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बार ही तो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बार के साथ माइनस ही तो है। तो इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, इसके लिए एंड इसके लिए कौन मिरर की तरह काम करेगा, ये वाली लाइन। समझ रहे हो ना? एंड इसका नाम क्या होता है, क्या होता है इसका नाम? यही नहीं होता, बताओ। यस मैम। समझ आया? अब लास्ट बताना फटाफट। तो ये तो बन गई आपकी y इक्वल टू x लाइन। ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर z माइनस z1 इक्वल टू z प्लस z1, जिसका मतलब कि ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर whose distance from a complex number and minus of that complex number same है। अब वही डायग्राम में इसको लोकेट करो, क्या होना चाहिए? y इक्वल टू x। y इक्वल टू x तो पीछे भी आया था, इसका भी y इक्वल टू x लाइन आई है। कहने का मतलब यही लाइन आई है, यही आई है या कोई और आई है? ये आई माइनस है, x आएगी, माइनस x। दूसरी आई है ना, दूसरी लाइन आई है ना सबकी, देखो या नहीं? अब देखो इन्होंने क्या बोला, पढ़ना इसको। जिसका z1 से एंड उसी के माइनस से डिस्टेंस बराबर हो, है ना। तो z1 से एंड उसी के नेगेटिव से डिस्टेंस बराबर, तो इन दोनों के लिए मिरर, तो ऐसी लाइन नहीं काम करेगी, ऐसी वाली, है ना। एंड इसका नाम क्या होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स होता है इसका नाम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा y इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर है सबको फिफ्थ? यस मैम। अगला देखो, ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनका आर्ग्यूमेंट अल्फा है, अल्फा कोई भी फिक्स कोई एंगल है, 45 हो चाहे 60 हो, जो मर्जी हो। आर्ग्यूमेंट का मतलब फटाफट देखो क्या था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट चाहिए ना, इसको ओरिजिन से जोड़ो, जोड़ लिया, उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो, वही आर्ग्यूमेंट है। तो बोल रहे ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने फ्रीडम तो दे दी कि तुम जहां जाना जाओ, तो पहले तो ये बेचारा रेड खुश हो गया, जहां जाना जाओ, अच्छा ये बात है।
और फिर बोला गया इसको कि बस अपना आर्ग्यूमेंट अल्फा ही रखना। तो अब बेचारों को कहाँ होना पड़ेगा, सोचो। अब रिस्ट्रिक्शन बन गई कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जहां भी घूमना है ना, जहां भी घूमना है घूमे, बट इसको जब कभी भी मन करे ओरिजिन से ज्वाइन करके एक्स एक्सिस से एंगल देखा जाए तो वो अल्फा ही रहे, बदले ना। 180 माइनस अल्फा ब्ला ब्ला और कुछ नहीं। किसी क्वाड्रेंट में घूमना भी इसको अलाउ नहीं है अब, नहीं अलाउ है इसको किसी भी क्वाड्रेंट में घूमना। बताओ। तो क्या लग रहा है? mod z आई कैन फील यू कि आप क्यों बोल रहे हो मोड सेड, बट रीजन जो सोच रहे हो ना आपका वो तो सही है, लेकिन आंसर सही नहीं है। मोड सेड आपने बोला क्यों, वो तो मुझे समझ आ गया क्यों बोला। अगर आप उसकी जगह कुछ बोलते कि रे है पूरी, वो बेटर नहीं था? यस मैम। बस यही जवाब है। अच्छा देखो इन्होंने कैसे सोचा है, मैं बताती हूँ। ये बोल रहे हैं ऑल दोज जेड जिसका आर्ग्यूमेंट यही रहे, है ना। तो मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका स्टार्टिंग में अभी उसने घूमना शुरू नहीं किया, ओरिजिन से जोड़ा, एंगल आया अल्फा। अब इसको बोला गया तू जहां मर्जी घूम, बट जब भी तुझे इससे ज्वाइन किया जाए एंगल यही रहे, तो वो बेचारा ना ऐसे ही घूम सकता है। क्योंकि आपको पता है अगर इस पॉइंट का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन के साथ जोड़ के देखे एंगल अल्फा ही रहना है। इसका देखे मान लो इसको ओरिजिन के साथ जोड़े, फिर भी एंगल अल्फा ही रहना है। इसी लाइन में मतलब मूव कर सकता है, इसी रे में, है ना, इसी रे में मूव कर सकता है। क्या ये बात समझ रहे हो आप सब? बताओ ये बात समझ रहे हो कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को घूमना है वो बिल्कुल यहीं घूम सकता है, आलतू फालतू तो कहीं नहीं घूम सकता ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर उठ के यहाँ तो नहीं आ सकता, क्योंकि फिर इसको ओरिजिन के साथ जोड़ेंगे एंगल तो अल्फा से बढ़ गया। बताओ ठीक है कि नहीं? यस मैम। यस मैम। तो फिर जब इसको अलाउ किया अभी तू जाके घूम, लेकिन आर्ग्यूमेंट अल्फा ही रहे, तो वो रास्ता क्या आया? वो बेचारे यहीं घूम रहे इधर इधर इधर, तो मतलब रास्ता पता क्या आया? इट इज रे, रे है पॉइंटिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इधर की तरफ रे है। तो घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, एक्सक्लूडिंग दिस ओरिजिन इटसेल्फ। क्यों? मतलब यहाँ पे इस सेट में जीरो तो इन्वॉल्व, ओरिजिन खुद तो इन्वॉल्व होगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि जीरो का आर्ग्यूमेंट कभी डिस्कस नहीं करते हम, डिफाइन नहीं होता, है ना। तो इसका आप क्या लिखोगे? जस्ट इट इज अ रे, रे तो मैंने लिखा अच्छा मैंने रे स्टार्टिंग एट, रे स्टार्टिंग फ्रॉम, या मैं जो पहले लिख रही थी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स वो भी ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मत इंक्लूड करना, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर घूम तो रहा है, घूम तो इसी रास्ते में ही रहा है, इसी रास्ते पे, है ना, इसी रास्ते पे, लेकिन बिल्कुल इधर कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो इस ओरिजिन को छोड़ के बाकी इसी रास्ते पे घूम रहे हैं। इट इज अ रे स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एक्सक्लूडिंग, बट एक्सक्लूडिंग ओरिजिन। ठीक है, समझ गए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। एक लास्ट करते हैं, 3-4 और रह गए, वो कर लूंगे। हाँ अगला देखो, ये पॉइंट नंबर बना लेना चाहिए। वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसका z1 से डिस्टेंस एंड z2 से डिस्टेंस का सम करें, तो z1 एंड z2 के बीच जो डिस्टेंस है वही आई।
Z1 Z2 तो फिक्स है ना, पहले बना लो। ये इसके आप रट्टे वगैरह मार नहीं पाओगे, इसको समझ के ही करना पड़ेगा, ज्यादा दिन तक रट्टे आपके वो याद नहीं रहेंगे। Z1 Z2 तो फिक्स है, अब इसको बोला गया तो घूम, लेकिन तेरा इससे डिस्टेंस Z1 से एंड Z2 से डिस्टेंस का जो सम है वो बिल्कुल उतना ही रहना चाहिए जो इनका आपस में डिस्टेंस है। सोचो। बेचारा इधर तो घूम नहीं सकता, सोचो घूम सकता है? ऐसा Z यहाँ आ सकता है कभी? इसको घूमने के लिए बोला, ये बेचारा यहाँ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लो जो भी था, है ना, मान लो k था, तो z का z1 से डिस्टेंस मान लो k है। अब z का z2 से डिस्टेंस कितना है? z2 से डिस्टेंस कितना है? इतना तो है ही, उसमें भी मतलब इससे भी ज्यादा है, और दोनों का सम करेंगे तो और भी बढ़, दोनों का सम करो। मैम ट्रायंगल बनेगा? नहीं, 2k प्लस ये, है ना। बट आपको क्या बोला कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इन दोनों से डिस्टेंस लेस सम तो इतना ही रहे जितना एक्चुअल में इनका था। तो बाहर आलतू फालतू ये कहीं नहीं होगा, ये लाइन सेगमेंट बनेगी ये खुद ही, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है ना सिर्फ इधर इधर ही घूम सकता है, इधर इधर। मान लो ये यहाँ है, तो इसका Z1 से जो भी डिस्टेंस है एंड Z2 से जो भी डिस्टेंस है, तभी जाके सम कितना बना, Z1 और Z2 के बीच जो डिस्टेंस है। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, कलर चेंज करके, मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है ना। अब इसका Z1 से जो डिस्टेंस है, फिर इसका Z2 से डिस्टेंस है, दोनों को मिला देंगे तो बिल्कुल वही डिस्टेंस है जो Z1 Z2 का आपस में है। कल को आप बाहर ले लो Z को, है ना, और आप बोलो इसका इससे जो डिस्टेंस है प्लस इसका इससे जो डिस्टेंस है, ऑलरेडी हम एक्सीड कर चुके हैं, हमें कितना चाहिए, सिर्फ इतने के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, दिस इज, तो इसको कहाँ घूमना पड़ेगा, किस रास्ते पे चलेगा वो, बिल्कुल इसी रास्ते पे चलेगा। हाँ, यहाँ हो सकता था Z1 बिल्कुल ठीक, इसका यहाँ से डिस्टेंस, इसका यहाँ से डिस्टेंस बिल्कुल दोनों के एक्चुअल में जो दोनों में डिस्टेंस है उसके बराबर है। तो बस लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू फिक्स्ड पॉइंट, इन्हीं के बीच में घूम सकता है। So it represents line segment joining the points Z1 and Z2. मैम अगर बीच में ग्रेटर देन का साइन होता तब ट्रायंगल होता? ना, सोचना, ये आपको सोचना, इलिप्स बनना था फिर। अगर ग्रेटर है, ये आपको थोड़ा सा सोचोगे ना तभी जाके कल मैं थोड़ा सा आपको बेटर वे से बता पाऊंगी, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ये 3-4 ये थे। Z माइनस Z1 का डिस्टेंस, बस ये दो देख लेना एक बार। ठीक है, मैम प्रीवियस स्लाइड, हाँ जी। प्रीवियस स्लाइड। मैम जो आपने इक्वेशंस ऑफ सर्कल लिखवाई थी ना, उनके भी नाम होते हैं, जैसे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल या पैरामेट्रिक वगैरह? हाँ, वो जनरल इक्वेशन ही है ना, उसमें पैरामेट्रिक नहीं की हमने, उसमें हमने वो किया एक तो स्टैंडर्ड इक्वेशन z माइनस z0 का मोड इक्वल टू r एंड z बार वाली वो जनरल है। ओके मैम। ठीक है, चलो कल मिलते हैं बाकी। बाइनोमियल की स्टार्ट कर लेना, वो कल परसों तक सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको।
फिर क्रॉस चेक करें ना, कुछ आंसर की में थोड़े बहुत रोंग भी है, मैम थोड़े बहुत ही ज्यादा नहीं। ठीक है जी, फिर बाय।